ऑफर तो आपके पास करनाल लोकसभा का भी था कांग्रेस की ओर से। ये आपको किसने बताया? वैसे तो आप एक बात कहूँगा कि वाकई में ये इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं किससे मिली, लेकिन इसमें सच्चाई है। हाँ, ऑफर उस समय मुझे थी। कहते कर्म करो, फल की चिंता मत करो, देखते हैं क्या होगा। और मुझे जहाँ सिरसा से इतना प्यार मिला, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि यहाँ से जाके कहीं और चुनाव लड़ूं। नहीं, चतुर चाल नहीं कहोगे, मैं तो सेवादार आदमी हूँ। कौन सी चतुर चाल मैंने खेल ली है, और ना ही मेरे पास कोई सपने हैं। सपने तो मेरी तो विचारों की लड़ाई है, मेरी किसी से व्यक्ति विशेष लड़ाई नहीं है। मैंने कौन सा जमीन बांटनी है किसी से। मैं ये को नहीं कहूँ, कई लोग कहें पार्टी तो माँ होती है। पार्टी पुटी कोई माँ को नहीं हुआ है। माँ हुआ है तो अपने इलाके की जनता हो। गांव के अंदर किसान परेशान है, 12-12 13-13 दिन तक बीमा क्लेम नहीं मिल रहा था। इन इन सरकारों को क्या पता नहीं था कि इतने हजारों किसान वहां पे धरने पे बैठे हैं? भाई साहब, दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। शहर के अंदर एंटर करो तो पता लग जाता है कि कितना बुरा हाल हमारे इलाके का है। बाकी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी है, उनका भी ग्राउंड बड़ा मजबूत है। भाजपा से इलाहाबाद बाई इलेक्शन में ऑफर नहीं आया था। मैंने उस समय लोगों के आगे स्पष्ट ये बात की थी कि ऑफर है, पर मैं किसानों के साथ हूँ, मैं अभय सिंह चौटाला जी के साथ। उस समय भाजपा से तो मुझे इतनी एलर्जी है, कहीं ना कहीं वो भयभीत है। जो हमारा इंजेक्शन लगाया हुआ था वो डोज काम कर रही है, और मुझे खुशी है कि मेरे एक छोटे से कम शहर की सफाई होनी तो शुरू हुई। टोल फ्री नंबर इन्होंने अब निकाला। इनको अपने घर का यही नहीं पता था कि कहाँ पे कूड़ा पड़ा है, हालांकि सारा शहर भरा पड़ा है कूड़े से। तो जिस व्यक्ति ने ठेका ले रखा है उसी को तो बोलेंगे, और किसको बोलेंगे आप बताइए। भरपाई तो इस बार लोगों ने पूरी करनी है। देखिए, मैं हवाई राजनीति नहीं करता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टाइम। मैं हूं प्रदीप पिलानिया। आज हमारे साथ है सिरसा के गोकुल सेतिया जी। इन्होंने कार्यकर्ता बैठक के बाद डोर टू डोर अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत ये गांव-गांव जाकर रोड शो निकाल रहे हैं, वहीं शहर के अंदर साफ सफाई कर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इन्होंने अपने अभी पत्ते नहीं खोले हैं और आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि गोकुल सेतिया इस बार चुनाव में किन रणनीतियों के साथ उतर रहे हैं और इनके पास एक सियासी जो रणनीति है वो क्या है। गोकुल भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर। और कैसे हो? बस आशीर्वाद आपका, आप कैसा चल बताइए। रहा है भाई साहब चुनाव प्रचार? बहुत बढ़िया जी, परमात्मा की मेहर है। गोकुल भाई साहब, आपने एक कार्यकर्ता बैठक की थी, माना जा रहा था कि उस बैठक में आप अपने पत्ते खोलोगे, लेकिन आपने उसमें पत्ते नहीं खोले, तो अब क्या माने? पत्ते तो यही हैं जी कि काम करना है, और विजन मेरा क्लियर है कि सेवा करनी है, और नीयत साफ होनी चाहिए। बस नीति अपना परमात्मा बनाता है। यही पत्ते खोल जो हैं मेरे पास हैं जी फिलहाल। तो एक चर्चा चल रही है कि आप कांग्रेस की टिकट पर भी सिरसा के अंदर आ सकते हैं, और कल राजकुमार शर्मा जी भी आपका कांग्रेस में आने पर स्वागत की बात कर रहे थे। देखिए, राजकुमार जी मेरे बड़े भाई हैं, और ये नहीं कि मैंने बड़ा भाई कोई वोटों के लिए बनाया है या मेरी कोई प्लानिंग है जाने की। सदैव उनके परिवार के, मेरे परिवार पर बड़ा उनके एहसान रहे हैं। जब उनके पिताजी स्वर्गीय पंडित होशियारीलाल शर्मा जी इस दुनिया में थे, उस समय मेरे जब ग्रैंडफादर मेरे नाना जी स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी जब यहाँ से एमएलए रहे हैं, तो हर बार उनका, उनके परिवार का बड़ा सहयोग हमारे साथ रहा है। तो वो मेरे साथ अपनाहत रखते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हम राजनीतिक तौर पे इकट्ठे हों। और उनकी सोच के लिए, उनकी जो मेरे प्रति एक भावना है, जो अपनाहत है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो क्या माने, कांग्रेस से बातचीत जारी है या किसी अन्य पार्टी से? देखिए, ऐसा है कि ऑफर्स हैं, सारी पार्टियों से ऑफर्स हैं, और ठीक है, राजनीति है, आगे देखते हैं। अभी ईश्वर किस तरफ क्या सिस्टम बनाता है चुनाव में, देखते हैं। ऑफर तो आपके पास करनाल लोकसभा का भी था कांग्रेस की ओर से। ये आपको किसने बताया? वैसे तो आप एक बात कहूँगा कि वाकई में ये इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं किससे मिली, लेकिन इसमें सच्चाई है। हाँ, ऑफर उस समय मुझे थी। माना जाता है कि उस टाइम अगर आप, एक सर्वे भी बता रहा है कि अगर उस टाइम लोकसभा चुनाव मुख्यमंत्री के सामने लड़ते तो आप हरियाणा लेवल पर एक जो रूट लेवल की पॉलिटिक्स है उसको छोड़कर उभरते, बड़े चेहरा बनते, तो आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ने के पीछे रीजन क्या रहा? देखिए, मैं हवाई राजनीति नहीं करता। मैं ग्राउंड से जुड़ने का हमेशा प्रयास करता हूँ, और मैं अपने सिरसा में, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मैं यहाँ पर रहकर ही काम करना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ
कि जिस व्यक्ति को बाहर का पता ही नहीं, गली मोहल्ले का नहीं पता, किसी शख्स का नहीं पता, वहाँ पे मैं क्या कल को कार्य कराऊंगा। तो मेरा कोई हाईलाइट होने का वो नहीं होता कि मैंने हाईलाइट होना है हरियाणा में, नहीं, मैंने सेवा करनी है। और मुझे जहाँ सिरसा से इतना प्यार मिला, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि यहाँ से जाके कहीं और चुनाव लड़ने की। भाई साहब, पिछले जो चुनाव अगर देखें उसमें आप 600 कुछ वोटों से पीछे रह गए थे, तो इस बार उन वोटों की भरपाई किस प्रकार से पूरी कर रहे हो? भरपाई तो इस बार लोगों ने पूरी करनी है। वो कैसे पूरी करनी है कि लोगों ने पिछली बार बहुत विश्वास किया गोकुल सेतिया पे, और 5 साल जिन लोगों ने बेशक मुझे वोट नहीं दिया था, जो उन लोगों को भी भुगतान करना पड़ा है, आज वो सभी खुलकर मेरे साथ लोग आए हैं, और उनका मैं स्वागत भी करता हूं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार जो रिजल्ट है वो पहले से 3 गुना ज़्यादा आप देखिएगा। मतलब लोगों को हैरानी होगी कि इतना प्यार गोकुल सेतिया को जनता करती है सिरसा की। एक आप यहाँ के जो विधायक है गोपाल कांडा, उनका बार-बार नाम लेकर कहते हैं कि गोपाल कांडा ने सिरसा के नेताओं की स्थिति ऐसी कर दी है कि नेता को देखते ही लोग गाली देते हैं या एक भिखारी की तरह समझते हैं। तो अब आप डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं, उसमें कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा लोगों का प्यार मिल रहा है? नहीं, बार बार नाम लेने की बात नहीं है। देखिए, वो सत्ता में थे, भागीदारी थी उनकी सत्ता के बीच में, वो रिप्रेजेंटेटिव थे सिरसा के। तो जिस व्यक्ति ने ठेका ले रखा है उसी को तो बोलेंगे, और किसको बोलेंगे आप बताइए। तो एक हिसाब से लोगों ने 5 साल का ठेका उनको दिया था सिरसा को संभाल के रखने का, तो और किसको बोलेंगे भाई साहब। तो जो चीजें उन्होंने की, या जो वो अब चुनाव के समय में वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं, अगर उस पर मैं बोल रहा हूँ तो लोग समझ रहे हैं कि ये सच्चाई है, तो उसमें कुछ गलत नहीं मैं समझता। अगर बात करें, आप एक सफाई अभियान चला रहे हैं जिस पर आप कांडा पर काफ़ी कटाक्ष भी कस रहे हैं और आपने एक बीड़ा उठाया कि हम चुनाव से पहले सिरसा को साफ कर देंगे, तो उसमें कितनी कामयाबी आपको लग रही है कि आप उसमें कामयाब हो पाओगे? देखिए, पूरे सिरसा को साफ करना कोई छोटी बात नहीं है, पर एक प्रयास है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि टोल फ्री नंबर इन्होंने अब निकाला, कि इनको अपने घर का यही नहीं पता था कि कहाँ पे कूड़ा पड़ा है, हालांकि सारा शहर भरा पड़ा है कूड़े से। और अब कहीं ना कहीं सफाइयाँ शुरू भी इन्होंने कराई है। जो हमारा इंजेक्शन लगाया हुआ था वो डोज काम कर रही है, और मुझे खुशी है कि मेरे एक छोटे से प्रयास से कम शहर की सफाई होनी तो शुरू हुई। लोगों को चैन का सांस तो आएगा, और मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। ठीक है, जितना हो सका मैक्सिमम अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। भाई साहब, एक राजनीति में जब युवा राजनीति में उतरता है तो माना जाता है कि कुछ नया कर कर दिखाएगा। आप इस चुनाव में कुछ नए स्टंट भी कर रहे हैं, चाहे वो सफाई अभियान है और रोड शो के माध्यम से चाहे डोर टू डोर अभियान है। तो ऐसे कुछ और आगे की भी रणनीति, एक युवा होने के नाते जो आप एक नया विजन लेकर आ रहे हो? इसको आप स्टंट नहीं कह सकते। बाजे का जब बांध टूटा था, जी। मैंने तब भी अपनी तरफ से सहयोग दिया जो हो सका। उसको आप स्टंट अगर कहें तो मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा, वो मेरा प्रयास था। जी। जब टैंकी आंदोलन चल रहा था, जी। जो मेरी भूमिका थी, जो मेरा फर्ज था, मैंने निभाया। अगर आप उसको भी स्टंट कहें तो वो देखो आपने देखना है। बेशक अगर मैंने नगर परिषद के अंदर कोई भ्रष्ट कर्मचारी स्टिंग करके पकड़ा, तो अगर आप उसको स्टंट कहें तो कोई बात नहीं, वो भी मंजूर है। लेकिन ये स्टंट नहीं है, ये एक ये भाई साहब, एक तो एग्जाम्पल। मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि ये स्टंट हम नहीं कह रहे हैं, आपके विपक्षी जो है, आपके प्रतिद्वंदी हैं, वो इसे स्टंट कह रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भयभीत है। मैं तो उनको भी कहता हूँ, आए सुबह कूड़ा उठाते हैं इकट्ठे मिलके। अगर गोकुल सेतिया स्टंट कर रहा तो आप भी सुबह आके स्टंट कर लो, किसने रोका आपको। आइए, मोस्ट वेलकम है। 7 बजे किसी कूड़े के ढेर में इकट्ठे करते हैं सफाई, शहर की क्या शर्म है, घर है हमारा। तो जी, ये आपका एक घर है, ये चारों ओर से नशे ने इसको जकड़ रखा है, तो नशे के प्रति आपका क्या विज़न रहेगा? नशे को कम कैसे करोगे? देखिए, बहुत सख्ताई बरतनी पड़ेगी, बड़े हार्ड स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। और उसमें ये भी देखने की बात है कि अगर सरकार बनती है, उसमें सिरसा का एमएलए जो बनता है उसकी क्या भूमिका रहती है, कितना पावरफुल वो व्यक्ति होता है सिरसा का एमएलए, उस पे देखने की बात है, वो निर्भर करता है थोड़ी सी। तो बाकी प्लान है, मन में है, दिमाग में प्लान है, उसको आने वाले समय में लागू करेंगे।
तो सिरसा का जो भावी एमएलए होगा, मानकर चलते हैं अगर आप भावी एमएलए बन जाते हैं, तो आप कितनी पावर में जा पाओगे और किस पार्टी के साथ पावर में जाने का इरादा है? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं, अब ये तो कैलकुलेशन कोई भी नहीं निकाल सकता। कल को क्या होगा, क्या नहीं होगा, अब ये तो परमात्मा जाने। हमारा काम है प्रयास करना। कहते कर्म करो, फल की चिंता मत करो, देखते हैं क्या होगा। अगर कल को ऐसी परिस्थिति बनती है कि भाजपा सरकार बनाए, तो क्या आप भाजपा के साथ जाना मंजूर आपको रहेगा? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, भाजपा से तो मुझे इतनी एलर्जी है। इन्होंने जो किसानों का किस प्रकार से शोषण करने का काम किया है। आप क्या समझते हैं कि मुझे भाजपा से इलाहाबाद बाई इलेक्शन में ऑफर नहीं आया था? मैंने उस समय लोगों के आगे स्पष्ट ये बात की थी कि ऑफर है, पर मैं किसानों के साथ हूँ। मैं अभय सिंह चौटाला जी के साथ उस समय पूरा डट के खड़ा रहा। आज आज भी इनके ऑफर हैं भारतीय जनता पार्टी के, पर जो कुछ इन्होंने जनता के साथ किया है, उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि इस बार मुझे ये लगता है कि शायद ये 20 का आंकड़ा पूरे हरियाणा के अंदर छुएंगे। अगर आप एक सीधी आम बात करें तो ये भाजपा का आप 20 का आंकड़ा बता रहे हैं, तो वहीं आप कांग्रेस को क्या लगता है, आप कांग्रेस कितना आंकड़ा छू पाएगी आपके हिसाब से, एक राजनीतिज्ञ है उसके हिसाब से? देखिए, ऐसा है, टक्कर में ज़रूर कांग्रेस आई है। 5 सीटें इनकी रही, 5 सीटें उनकी रही। बाकी कांग्रेस पार्टी की टिकट वितरण पे भी ये जो चीज़ें हैं, ये निर्भर करती हैं किस प्रकार से वो टिकट वितरण करते हैं। सही होगी तो नो डाउट इसमें मजबूत आज उस हिसाब से है कांग्रेस। अगर टिकट वितरण सही नहीं हुआ तो उसका कौन फ़ायदा उठाता है, ये भी देखने की बात है। बाकी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी है, उनका भी ग्राउंड बड़ा मजबूत है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। एक अगर बात करें युवा चेहरे की, तो अपने सिरसा से ही उप मुख्यमंत्री रहे जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी, और युवा को लेकर काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन हरियाणा की राजनीति में युवा को लेकर थोड़ा-सा एक लोगों के मन में भ्रम बना है। देखिए, सबने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। हर व्यक्ति का अपना विजन है, सबने अपने प्रकार से काम करना है। बाकी तो अब जनता डिसाइड करेगी कि किसने काम किस प्रकार से किया, वो लोगों के हित में था, नहीं था। अब वो मेरे कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जनता है, जनता ने तय करना है कि आने वाले समय के अंदर वो किस प्रकार से उनको सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। मैं उस पे कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, आपके हिसाब से दुष्यंत चौटाला का जो कार्यकाल रहा था बीजेपी के साथ, उसमें सिरसा को लेकर कितना किया उन्होंने युवाओं के लिए? मेरा सीधा सवाल यही था। नहीं, सीधा सवाल यही है जी, जवाब इसका सीधा यही है कि डिप्टी सीएम पुराने जो दुष्यंत जी थे, वो कहते थे कि मैंने हर प्रकार से कोशिशें की है। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको इग्नोर किया या क्या किया, अब ये चीज़ें तो देखो उनके इंटरनल मैटर है। और जहाँ तक बात रही सिरसा की, मुझे ये लगता है कि शायद उनका इंटरेस्ट इसलिए नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। उनका सपोर्ट भी कहीं ना कहीं सरकार को था। और कहीं ना कहीं आपने देखा कि जजपा के एमएलए और इंडिपेंडेंट के अंदर भी आपस में खींचातानी थी। वो कहते थे हम सत्ता पे आसीन हो, इनको हटाकर साइड पे। तो इस करके मुझे लगता है कि शायद दुष्यंत जी का इस एमएलए करके शायद इंटरेस्ट नहीं रहा होगा। जी, एक और आप इनेलो के प्रति अपना नरम रुख रख रहे हैं, और इनेलो के साथ जाने की भी बात अब तक ना स्पष्ट कर रहे हैं, ना पीछे हटने की बातें कर रहे हैं। पिछली बार आपके पास समर्थन था, तो इस बार कैसा रहेगा आपके साथ, इनेलो या कांग्रेस? आप हफ्ता ठहरिए ना, आप जल्दबाजी किस चीज़ की? अभी 1 हफ्ता पड़ा है, सारी चीज़ें स्पष्ट आपके सामने आ जाएँगी। तो अभय सिंह जी से बातचीत जारी है? उनसे तो मेरी रोज़ ही लगभग बात होती है। मेरे अंकल हैं, मेरा बड़ा उनसे प्यार है। उन्होंने हमारा बहुत अच्छा आपस में पारिवारिक ताल्लुकात है। हमारी तो चर्चा रोज़ ही होती है। अब एक और चर्चाएँ आम वोटर्स के बीच में है, जब गाँव में निकलते हैं तो वोटर्स से कि सुनने को मिल रहा है कि वो इनेलो के साथ तो चाहते हैं, पर इनेलो का निशान नहीं चाहते। मुझे नहीं पता आपको किसने क्या बात कही है। बाकी ये है कि हाँ, इंडिपेंडेंट मैं पिछली बार चुनाव लड़ा था, उन्होंने मेरा साथ दिया।
और इंडिपेंडेंट के तौर पे ही मैंने एलनाबाद के दोनों बाई इलेक्शंस में और लोकसभा में भी उनका साथ दिया। हमारे तो अच्छे टर्म्स हैं आपस में। आज तक हमारे में तो कभी इस तरीके की कभी चर्चा हुई नहीं, ना उन्होंने मुझे कहा, ना दबाव दिया कभी, या कभी कोई बात कही कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, जैसे चल रहा था बहुत बढ़िया चल रहा था हर प्रकार से। अब आगे देखते हैं, अब नया मैदान है, नया सिस्टम तैयार होगा, देखते हैं क्या गेम बनती है। तो नए मैदान के अंदर युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को दिखाने के लिए क्या सपने हैं और क्या एक सियासी चतुर चाल है आपके पास? नहीं, चतुर चाल नहीं कहोगे, मैं तो सेवादार आदमी हूँ, कौन सी चतुर चाल मैंने खेल ली है। और ना ही मेरे पास कोई सपने हैं। सपने तो पेरिस और गोवा के दिखाने वालों ने बड़े दिखाए हैं। अब सपने दिखाने का टाइम नहीं, अब काम करने का टाइम होगा। अगर लोग मौका देते हैं तो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, और जो कहेंगे वो ही करेंगे, और जो नहीं कर सकते वो कहेंगे भी नहीं। तो कोई विकास मॉडल या कोई विजन लेकर तो चल रहे होंगे विधानसभा चुनाव के अंदर, कोई घोषणा पत्र होगा? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। शहर का अलग है, गांव का अलग है। वो हमने डिस्ट्रीब्यूट जो है वो करा हुआ है पूरी विधानसभा के अंदर, और काफ़ी लंबी चौड़ी जो है वो लिस्ट है। भाई साहब, दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। शहर के अंदर एंटर करो तो पता लग जाता है कि कितना बुरा हाल हमारे इलाके का है। गांव के अंदर किसान परेशान है, 12-12, 13-13 दिन तक बीमा क्लेम नहीं मिल रहा था। इन इन सरकारों को क्या पता नहीं था कि इतने हजारों किसान वहां पे धरने पे बैठे हैं? सबको सब पता है, लेकिन जानबूझ के जब नियत ही नहीं थी काम करने की, तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, काम ही काम है, जितने कर लो उतने कम है। आप मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ा अग्रेसिव रहते हैं, बार-बार सरकारों के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं और उन सरकारों ने इसका 2-3 बार उद्घाटन, शिलान्यास भी करवा दिया, लेकिन अभी तक पत्थर नहीं लगा है। तो आपकी प्राथमिकता मेडिकल कॉलेज को लेकर कितनी रहेगी? जिनके घरों के अंदर कभी किसी को कोई अटैक आ गया, कोई इस तरीके की बात हो गई, कोई भी मतलब इस तरीके की कोई ट्रेजेडी अगर होती है, वो इस कारण से अगर होती है कि 4-5 घंटे बड़े शहर में पहुंचने में लग जाते हैं, यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो उनके परिवार पे क्या बीतती होगी जब उनका परिवारजन कोई इस करके जाता होगा। तो बताइए, उनकी पीड़ा समझते हुए अगर इस चीज़ पे मैं एग्रेसिव हूँ, तो क्या वो एग्रेसिव होना गलत है? आप भी इस शहर के निवासी हैं, तो किसी के कोई रात बेराते कोई दिक्कत आ जाए, कोई बात आ जाए, 4 घंटे 5 घंटे तो जाने में लग जाते हैं। तो इतने में तो अगले का परिवारजन है जो, बड़ी ट्रेजेडियाँ हुई हैं, घरों में जाते हैं अफ़सोस करने, लोग बताते हैं कि इसी कारण से उनके घर का जीव ही चला गया, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो इसके एग्रेशन इसके लिए ज़रूरी है। सेंटर में सरकार थी, स्टेट में सरकार थी, आप फिर भी नहीं कर पाए, फिटे मुँह। इससे फेलियर ज़्यादा और क्या होगा? कितनी बार घोषणाएँ होगी, कितने बार टेंडर हो गए, कितनी बार कैंसल हो गए। ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ही है। और कौन आके करेगा यहाँ पे? इन्होंने लोगों ने करना है, सरकार ही इनकी थी। एक साफ और स्पष्ट मत में पूछें आपसे, आप हरियाणा की राजनीति को अच्छे से भांपते हैं, उसकी हवा और आभा को समझते हैं, तो आपके हिसाब से हरियाणा के लिए बेस्ट मुख्यमंत्री कौन रहा है और कौन हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि अब पुरानी बातों का तो मैं क्या कहूँ, हम तो नए-नए राजनीति में आए हैं, अभी देख रहे हैं। जब पुरानों की बातें सुनते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें भी सुनते हैं, किसमें क्या क्वालिटी थी, किसमें क्या कमी थी, वो भी सुनते हैं। अब अगर कभी परमात्मा ने मौका दिया किसी मुख्यमंत्री के साथ काम करने का, तो थोड़े समय में बता देंगे कि कौन अच्छा था और कौन बुरा था। आगे चलो, पीछे का तो आप सुनते आए हैं, लेकिन अब फ़िलहाल की अगर परिस्थितियाँ देखें, कुछ नाम चलते आ रहे हैं, उन नामों में आपको सबसे बेस्ट नाम कौन-सा लगता है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी एक बार आप समय आने दीजिए, समय आएगा। लोग, मेरे मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। ये जनता ने तय करना है कि आगे जनता क्या सोच विचार करती है। अभी तो सरकारों के जो हालात हैं या जो सरकारें बननी हैं, टिकट वितरण किस प्रकार से होना है, ये तो उस पे डिपेंड करता है। एमएलएज़ किसको चुनते हैं, क्या कुछ होता है। अभी तो बड़ी लंबी गेम है जी, अभी तो टाइम पड़ा है इस चीज़ में। मेरे अकेले के कहने से कुछ नहीं होता। आप अपना सिरसा के अंदर मुख्य प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं? देखिए, मेरी तो विचारों की लड़ाई है। मेरी किसी से व्यक्ति विशेष लड़ाई नहीं है। मैंने मैंने कौन सा ज़मीन बाँटनी है किसी से। मेरी तो विचारों की लड़ाई है, और जब हम विचारों की लड़ाई पे पहरेदारी करते हुए सही ढंग से अपनी लड़ाई लड़ते हैं, और जब उस पे कई लोग कभी कोई झूठे केस करा देते हैं, कभी कुछ करा देते हैं,
तब तकरार होती है जाकर। और ठीक है, उन्होंने अपना काम करना है, अपने हथकंडे अपनाने हैं, हमने अपना साफ दिल से काम करना है और हम वो कर भी रहे हैं। एक अगर आप विचारों की बात कर रहे हैं तो भारतीय जो राजनीति है वो विचारधाराओं के ऊपर चल रही है, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति के अंदर कुछ ऐसे मोड़ आए हुए हैं कि हर कोई नेता सत्ता के चक्कर में अपनी विचारधारा को छोड़कर पार्टियां बदल जाता है, उनकी विचारधाराएं बदल जाती है, उनके नेता बदल जाते हैं। तो अब ये विचारधारा की लड़ाई कहाँ तक भारतीय राजनीति में और हरियाणा की राजनीति में टिक पा रही है? विचारधारा एक होनी चाहिए, और वो एक क्या होनी चाहिए, मैं ये को नहीं कहूँ, कई लोग कहें पार्टी तो माँ होती है। पार्टी पुटी कोई माँ को नहीं हुआ है। माँ हुआ है तो अपने इलाके की जनता हुआ है, बाप हुआ है तो अपने इलाके की जनता हुआ है। कुछ भी करो, आपके इलाके का काम करो, ये विचारधारा होनी चाहिए। मतलब पार्टियों की जो विचारधारा है वो भारतीय राजनीति का अब जो एक सिनेरियो था प्राचीन चलता आ रहा है वो अब बदल चुका है, आप एक युवा के मायने। काम होना चाहिए जी। लीडरों ने वोट थोड़ी देने हैं। लीडर कौन बनाती है? जनता। पार्टी के लोग थोड़ी बनाते हैं। पार्टियों में तो किस प्रकार से लेग पुलिंग होती है आपके सामने है। लेकिन जिसके साथ जनता होती है वो आगे आ जाता है, और यही प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी चीजें तो चलती रहती है। कौन सा गठजोड़ नहीं होते? गठजोड़ भी तो होते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन अगर वो चीजें होती हैं तो वो किस लिए होनी चाहिए? काम के लिए ना। अगर फिर काम ही ना हो तो फिर फायदा क्या? एक आखिरी सवाल गोकुल जी आपसे, आपने पिछली बार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भरा था, इस बार अभी आपने पत्ते नहीं खोले हैं, देखते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आप पर्चा भरने जा रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि एक निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं, उनमें खरीद-फ़रोख्त की जो राजनीति चल रही है, उसमें हरियाणा में भी काफ़ी देखने को मिला है कि खरीद-फ़रोख्त की राजनीति हो रही है। ये हरियाणा के लिए कितनी नुकसानदेही है और देश की और हरियाणा की राजनीति की किस दिशा में जा रही है? दिशा आपके सामने है। आप एक चीज देख लेना, जब भी आप जाओ सर्वे करोगे, तो सर्वे आप करते होगे अपने चैनल पे, आप देखना कि जिस जगह पे ज्यादा पैसा बढ़ता है, आज सबसे ज्यादा उन गली मोहल्लों का बुरा हाल है। क्योंकि उनको ऐसे नेता फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, अपने पैर की जूती समझने लग जाते हैं कि 5 साल कोई मरे खपे बाढ़ में जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको तो ये है कि टाइम पे जाएंगे, गट्टियां दिखाएंगे और लोगों को खरीद लेंगे। और यही हो रहा है। ये गट्टियां पहले क्यों नहीं 5 साल बांटी? अब क्यों गट्टियां दिखा दिखा के बांट रहे हैं? वो लिफाफे में भी नहीं डालते, शरेआम गट्टियां दिखाते हैं कि पता नहीं लोगों को लालच इस चीज का शायद हो जाएगा। इस बार लोग आप देखेंगे, जैसे ये लोग सोचते हैं ना कि जनता को चूना लगाएंगे, अब की बार जनता इनका ऐसा इलाज करके भेजेगी, इनके पैसे भी खाएगी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं तो दिहाड़ीदार आदमी हूँ, मैंने दिहाड़ी करी है, मैं तो अपनी दिहाड़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरे को मेरी सेवा की दिहाड़ी देना। और ये जो लोग आपको बिकाऊ समझते हैं, इनके दबके आप पैसे इनसे लेना, इनकी कोई ईमानदारी की कमाई नहीं है, लोगों के लूटे हुए पैसे हैं। और ये किस प्रकार से 5 साल आपके साथ धोखा करते हैं, इनको सबक सिखाना, टिका के इनसे पैसे इनके लेना, और इनको ऐसा सबक सिखा के भेजना कि कभी ये आपसे फिर धोखा करने की सपने में भी ना सोच सके। भाई साहब, एक आपने पैसे की बात कर ही दी है कि पैसे की पाँव की जुत्ती समझते हैं और समझते हैं, तो ये धन और बल की राजनीति के सामने आप दिहाड़ीदार बातें कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार जनता ये बात समझ पाएगी? बातें नहीं करता, मैं काम करता हूँ। और आप अपने मेरे इलाके के लोगों से पूछ लो, मेरे पास और है क्या काम के अलावा? और मैं ऐसा कौन सा फन्ने खाऊं जो मेरे को 44,000 वोट किसी ने दे दिए? काम है। जैसे आदमी सुबह अपनी दुकान खोलता है, किसान अपने खेत में जाता है, वैसे ये मेरी खेती है। अगर मैं जाऊंगा ही नहीं खेत में, अपनी फसल ही नहीं संभालूंगा, तो फिर मेरे पास क्या है? बातें करने से कोई वोट नहीं देता। आप दे दोगे वोट मेरे को अगर केवल मैं घर पे बैठ के बात करूंगा? तो काम करके दिखाना पड़ता है, और मैंने अपनी तरफ से प्रयास भी पूरा किया है। आज राजकुमार शर्मा की ओर से गोपाल कांडा पर एलिगेशन लगाया गया है। चुनाव आयोग को एक शिकायत भी दी गई थी कि नरहाना गांव में कुछ पैसे बांट रहे हैं और वोटों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, यहाँ प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते चुनाव आयोग ने बीडीपीओ को भी ट्रांसफ़र कर दिया है और साथ-साथ कांडा के चुनाव लड़ने के अयोग्य करार की बातें चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि अब चुनाव आयोग इस पर कुछ अच्छा संज्ञान लेगा या चुनाव आयोग पर वो जो पहले बातें चलती आ रही है नेताओं के मुँह से वैसा ही कुछ? ठीक है, राजकुमार जी ने दिलेर आदमी है, स्टेप उठाया, आगे शुरुआत की,
अच्छी बात है, तो शरेआम उल्लंघन कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट का। तो मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इस पे जरूर कार्रवाई करेगा सख्त से सख्त। धन्यवाद गोकुल जी। थैंक यू। हमारे साथ थे गोकुल सेतिया, जो सिरसा से एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं विधायक पद के लिए, और अपना डोर टू डोर अभियान और जनसंपर्क अभियान उन्होंने तेजी के साथ किया था। लेकिन अब बता दें कि गोकुल सेतिया जी सुबह सुबह शहर से कचरा साफ करते हैं, तो उसके बाद रोड शो के माध्यम से जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे न्यूज़ टाइम के साथ। हम आपको सिरसा के अन्य विधायक पद के जो दावेदार हैं उनसे भी मिलवाएंगे और जनता की राय भी जानेंगे, और आपको सिरसा शहर के एक एक गांव में ले जाकर बताएंगे कि सिरसा शहर की जनता का क्या मूड है।